नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की कि किस प्रकार से आप जैविक खेती अपना सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे रूफटॉप गार्डनिंग, यानी कि छत पर सब्जियां किस प्रकार से उगाएं। दोस्तों, सब्जियां हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सब्जियों के माध्यम से ही हम अपने ज़्यादातर पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए उनकी पूर्ति करते हैं। सब्जियों के माध्यम से कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे किसान भाई अनभिज्ञता के कारण उनको जानकारी नहीं होती है। साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन को अधिकाधिक लेने के लिए सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आप किस प्रकार से एक कम खर्चे में, एक कम जगह में अपनी छत के ऊपर सब्जियां उगाएं। तो दोस्तों, आज रूफटॉप गार्डनिंग के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर चंद्र भानु, जिन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में आपको बताया था जैविक खेती के बारे में। आज फिर से हम सर से जानेंगे कि रूफटॉप गार्डनिंग क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे करें, रूफटॉप गार्डनिंग में साल भर सब्जियां उगाने के लिए किस प्रकार से आप फसल चक्र लेंगे, रूफटॉप गार्डनिंग में आप जो सब्जियां उगाते हैं उनके लिए आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनमें लगने वाले कीड़े और रोग जिन्हें हम पेस्ट एंड डिजीज कहते हैं उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, और रूफटॉप गार्डनिंग में क्या क्या समस्याएं आती है और किस किस प्रकार से सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपने कहा कि रूफ गार्डनिंग या रूफटॉप वेजिटेबल प्रोडक्शन क्या है और इसके फायदे क्या है। आज आप जानते होंगे कि हमारे बहुत सारे शहरी भाई या बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो तरह तरह की सब्जियां बाजार से लाते हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में पेस्टिसाइड का लोड जो है। हमारे बहुत सारे जो सब्जी उगाने वाले किसान भाई हैं, चाहे या कहें तो अज्ञानतावश या अपने अच्छी उपज पैदा करने के लिए कई बार जब कीड़े और बीमारियां फसलों में लगते हैं तो उनके प्रबंधन के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल देते हैं। अंत में वही पेस्टिसाइड सब्जियों के चाहे फलों द्वारा या उनके सब्जियों के पत्तों द्वारा या जो कुछ हम प्रयोग करते हैं उनके माध्यम से हमारे भोजन में पहुंचता है और उस भोजन में पहुंचकर तरह तरह की हमारे शरीर पर व्याधियां पैदा करता है। उन व्याधियों में कैंसर जैसी बहुत भीषण समस्याएं भी कई बार हो जाती हैं। और आज की डेट में यदि आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैंसर जो है बहुत सारे जो नाशीजीवों के प्रबंधन में पेस्टिसाइड यूज होते हैं कृषि में, उनके कारण हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। उनमें पेस्टिसाइड से लोडेड जो सब्जियां या फल हम खाते हैं वो एक समस्या है। तो आज जब आप रूफटॉप गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि रूफटॉप गार्डनिंग अपने छत के ऊपर, अपने छत के टॉप पर चाहे कोई स्ट्रक्चर बनवाकर या विभिन्न आकार प्रकार के गमलों में जब हम सब्जियां या कोई फूल या अन्य फल वृक्ष उगाते हैं तो उसे रूफटॉप गार्डनिंग कहते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में लोग केवल छोटे छोटे गमलों में या बड़े गमलों में फूल या शोभाकार पौधे लगाते हैं, लेकिन आजकल रूफटॉप गार्डनिंग में के तहत सब्जी उत्पादन का भी ट्रेंड बढ़ रहा है। तो हमारे जो भी शहरी भाई हैं या शहरी युवा हैं, यदि वे चाहें तो अपनी जो आवश्यकता की बहुत सारी सब्जी अपने छत पर ही अपने खुद के द्वारा पैदा कर सकते हैं और जो कि टोटली पेस्टिसाइड फ्री होगी। जब आप उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे ही नहीं तो वह सब्जी पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगी और उसको अपने तरीके से आप जब चाहें तब भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रूफटॉप गार्डनिंग के फायदे क्या हैं। फायदे अनेक हैं। इनमें सबसे पहला फायदा है कि पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल आपको मिलेंगी, सब्जियां मिलेंगी। दूसरा ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी सब्जियां हैं तो जब चाहें जौन सी सब्जी एकदम फ्रेश आप तुरंत काटें और तुरंत अपना बनाकर खाएं, तो फ्रेश सब्जियां उपलब्ध होंगी। तीसरा है कि बहुत सारा जो खर्चा आता है, प्रत्येक परिवार अगर 4-5 मेंबर का परिवार है तो प्रति माह हम देखें तो सब्जियां लाते हैं लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये की सब्जियां खरीदते हैं।
तो यदि आप वो सब्जियां अपने घर पर पैदा कर ले रहे हैं तो बहुत कम खर्चे में आपको बहुत सारी सब्जियां वर्ष भर उपलब्ध होंगी। छत पर सब्जी उगाने का जो हमारा चौथा फायदा है समय की बचत। आप कई बार सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, शाम को आप नौकरी पेशे से आते हैं, आपके पास समय नहीं रहता है, तो आप उससे भी फ्री हो। जब भी आपको ज़रूरत है आपके छत पे गए और तैयार सब्जी वहाँ से लिए और तुरंत बनाए और तुरंत अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं। ये खास फायदे हैं रूफटॉप गार्डनिंग। एक आकलन के अनुसार जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन है जो आज की डेट में 135 करोड़ से अधिक आ गई है और 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 100 करोड़ से अधिक मकान थे। शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 100 करोड़ से अधिक पक्के मकान थे। तो यदि हम केवल 10 स्क्वायर मीटर एरिया 10 वर्ग मीटर एरिया रूफटॉप के लिए प्रत्येक घर में दें तो हम 2 लाख टन एडिशनल सब्जी अपने देश में पैदा कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होगी। तो रूफटॉप गार्डनिंग में अपार संभावनाएं हैं और रूफटॉप गार्डनिंग के माध्यम से आप अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, उनको उगाया कैसे जाता है, उसका एस्थेटिक वैल्यू भी है, देखने में भी आपकी छत पर हरा भरा और अच्छा लगेगा। और सब्जियों और फूल का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो छत एक सुंदर छत के साथ साथ एक न्यूट्रिशियस छत हो जाएगा। सबसे जो बड़े फायदे की बात है रूफटॉप गार्डनिंग की कि आपको एक बैलेंस डाइट के हिसाब से अगर यदि अलग अलग पोषक तत्वों वाली सब्जियों को शामिल कर लिया जाए तो आप अपने परिवार के पोषण को भी अच्छी तरह से संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि कई तरह की सब्जियां होती हैं, उनमें कई तरह के विशेष न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यदि आप अलग अलग सीजन में अलग अलग महीनों में अलग अलग सब्जियों को उनमें शामिल करके अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको अलग अलग पोषक तत्वों के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के जो लाभकारी जैविक तत्व हैं सब्जियों के माध्यम से मिलते हैं, वो आपके भोजन में जाएंगे और आपके स्वास्थ्य को बहुत ही लाभकारी। तो दोस्तों, जैसा सर ने बड़े ही विस्तार में आपको बताया कि रूफटॉप गार्डनिंग क्या होती है, रूफटॉप गार्डनिंग से आपको क्या क्या फायदे होंगे, साथ ही साथ सर ने बड़े ही रोचक तरीके से आपको ये बताया कि रूफटॉप गार्डनिंग के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं है। कई लोग रूफटॉप गार्डनिंग की जैसे ही बात आती है तो कई वीडियोज में उन्होंने देखा है कि रूफटॉप के ऊपर उन्होंने बड़े सारे एंगल्स लगा करके, जाल बिछा करके और कई सारी मतलब जो है स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके और रूफटॉप गार्डनिंग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी इच्छा है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रूफटॉप गार्डनिंग एक कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। विविध प्रकार की सब्जियां आप ले सकते हैं और आपके परिवार के पोषण का प्रबंधन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि यदि कोई भाई अपने छत पर रूफटॉप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहता है तो वो किस प्रकार से रूफटॉप गार्डनिंग की शुरुआत करेगा। कि रूफटॉप गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। तो यदि आपका रूफटॉप गार्डनिंग का पर्पज केवल सब्जी का है तो आप ये ध्यान में रखें कि कौन कौन सी सब्जियां किस किस सीजन में लगाई जाती हैं और आपके परिवार में कितने मेंबर हैं और कितना कंजम्पशन है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। और जो शुरुआत करते हैं रूफटॉप गार्डनिंग की, इसके लिए कोई विशेष खर्चे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिना खर्चे का करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो छोटे छोटे बैग होते हैं या बोरे होते हैं पैकिंग के, उनमें भी शुरुआत करी जा सकती है। या थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं तब आप एक स्पेशल डिजाइन ट्रे, चाहे वो सीमेंटेड हों, चाहे बड़े बड़े गमले हों या चाहे जैसे लोहे के डब्बे हैं उनमें भी कर सकते हैं, लकड़ी से बने हुए ट्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर हमें एक इसमें विशेष ध्यान देना है कि चूँकि जो भी सब्जियां हम लगा रहे हैं ट्रे में, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और खासकर गर्मियों में वो हमारी ट्रे में इतनी मिट्टी कम से कम जरूर रहे कि उनकी जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, पानी उड़ता है पौधे के माध्यम से, उतनी क्षमता पूरी करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रे में। तो एक औसत हम बता दें कि ट्रे का साइज लगभग इतना होना चाहिए कि उसमें कम से कम 50-60 किलो मिट्टी आए और ऑप्टिमम अगर 80 से 90 कुंटल या 1 कुंटल तक मिट्टी आ जा रही है तो वो ट्रे किसी भी तरह की सब्जी उगाने के लिए पर्याप्त रहेगी। ये सामने जो हमारी ट्रे आप देख रहे हैं, ये सीमेंटेड ट्रे है। इसका साइज है 3 फीट लंबी है, 1.5 फीट चौड़ी है और 1 फीट गहरी है। इसमें 80 से 80 किलो के आसपास मिट्टी है और इसमें इस समय आप देख रहे होंगे कि इस वाली में 6 गोभी लगी हुई है और इस वाली में 8 फूल गोभी लगी हुई है।
तो इसकी जो पानी की और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है इतनी बड़े गमले से आसानी से पूरी करी जा सकती है। आप बगल में देख रहे होंगे लौकी का जो बेल लगी हुई है, जो कि इस वाले गमले से गई हुई है। यदि हम इसका साइज प्रॉपर नहीं रखेंगे तो गर्मियों के दिनों में क्या होगा कि दोपहर होते होते इतना पानी ये लौकी उड़ा देगी कि ये बकअप नहीं दे पाएगा। तो ट्रे का साइज बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा होता है, जब आप रूफ टॉप कर रहे होते हैं तो हमारे प्रत्येक छत की एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, उसको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि आप कुंटल भर मिट्टी एक ट्रे में रखे हैं तो 1 2 3 4 ट्रे यहाँ हो गई, 4 कुंटल भार यहाँ पर हो गया। तो हमारा छत ये कैसे झेलेगा, उसके लिए एडजस्टमेंट करने होंगे। जहाँ जहाँ आपकी दीवारें हैं, छत पर दीवारें हैं, आप ट्रे को वहीं पर रखेंगे, या जहाँ जहाँ पर बीम है वहाँ पर रखेंगे। वैसे नॉर्मल छत अगर 10 बाई 10 की है तो प्रत्येक स्क्वायर मीटर पर 500 किलो का भार आसानी से झेल लेती है। लेकिन फिर भी हमें ये सावधानी रखना है कि हमारे छत को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए ट्रे का जो अरेंजमेंट होगा आप देख रहे होंगे, या तो ट्रे किनारे पर रखी हुई है और जहाँ जहाँ बीच में रखी है या तो वो छत का साइज छोटा है, या फिर ये जो एक लाइन में रखी हुई है इसका पर्पज है इसके नीचे 9 इंच की मोटी दीवार है। उस दीवार के रहने से इसमें कोई छत पे एडिशनल लोड नहीं पड़ेगा। दूसरी सावधानी, दूसरी जो हमें व्यवस्था करनी है, ट्रे चूँकि कई बार आपके पास उतने आदमी नहीं होते हैं घर में कि आप हैवी ट्रे को इधर से उधर शिफ्ट कर सकें, हैंडल कर सकें। तो इसके लिए उधर लास्ट में देख रहे होंगे, उधर डिश के पास एक प्लास्टिक की ट्रे रखी हुई है। प्लास्टिक के ड्रम को हमने लंबा कटवा कर उसमें आधा आधा हाफ इसी एरिया के बराबर एरिया बना लिया है। लगभग इतनी उसमें मिट्टी आ गई है, पर उसका लोड बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने छत का लोड भी कम कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए कोई भी चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना लें या गमले ले लें बड़े बड़े, जिनमें मिट्टी भर दें। मिट्टी कैसे भरेंगे, कहीं से खेत की अच्छी उपजाऊ मिट्टी ले लें, कहीं से आप परचेज कर लीजिए किसान के माध्यम से, या जो लोग मिट्टी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप मिट्टी ले रहे हैं उसके साथ साथ में गोबर की अच्छी सड़ी खाद भी ले लें, या केंचुआ खाद ले लें। केंचुआ खाद आजकल बाजारों में रेडीमेड पैकेट चाहे छोटे बड़े हर आकार के मिलते हैं। तो जैसा आपकी आवश्यकता उसके अनुसार खादें भी खरीद लीजिए। यदि आपका पर्पज ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना है तो केंचुआ खाद और गोबर की खाद और खलियों में चाहे नीम की खली हो या सरसों की खली हो, ये अधिक मात्रा में लेकर रखनी होगी। बेल वाली सब्जियां चाहे लौकी, तोरी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब लगा रहे हैं, तो हमें उनको ऊपर चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप इधर देख रहे होंगे, उसके लिए बेल वाली सब्जियों के लिए चढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम करे हुए हैं। अन्यथा आप बगल में देख रहे होंगे कि आपके पास जो भी घर बनवाते समय या कूड़ा कबाड़ा पड़ा हो उसको एक साइड पर रख दीजिए, जिससे कि छत की गर्मी उसमें नहीं आएगी। और बेल वाली सब्जियों को उस पर चढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छे से उस पर बढ़कर बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, कद्दू फलते हैं। तो इस तरह का इंतजाम आपके छत पर होना चाहिए। और इनके अलावा कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे टूल की ज़रूरत होगी, जिसमें खुरपी हो गई, हंसिया हो गई, दराती हो गई, फावड़ा कुदाल हो गया कि कई बार मिट्टी को मिलाना है, ट्रे में भरना है, उसमें निराई गुड़ाई करनी है, लगाना है। ये छोटे छोटे टूल भी आप अपने पास अवश्य रखिए। हम सब्जियों की शेड्यूलिंग कैसे करें कि हमें वर्ष के प्रत्येक महीने में और प्रत्येक दिन संतुलित मात्रा में सब्जियां उपलब्ध होती हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कौन सी सीजन में सब्जियां उगा रहे हैं। तो हमारी मुख्य रूप से 3 सीजन होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, जिनके हिसाब से हम सब्जियों का चयन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे परिवार का प्रेफरेंस क्या है, कौन कौन सी सब्जियां लोग प्रेफर करते हैं और कौन कौन सी सब्जियां हमारे बैलेंस डाइट के लिए आवश्यक हैं, उनको शामिल करना शेड्यूल में अति आवश्यक है। तो आप रबी सीजन की बात करें, जो कि सामान्यतया सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी मार्च तक जाता है। तो इस दौरान आप ठंड में उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे आप देख रहे होंगे, टमाटर है, चेरी टोमेटो है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, अभी लेट तक लौकी भी हो रही है। इसके अलावा पकचोई है और लाल पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी में हरी पत्ता गोभी हो गई, लाल पत्ता गोभी हो गई। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और लीफी वेजिटेबल की बात करें तो पालक है, मेथी है,
धनिया है, जिनको कि आप समानांतर कई बार कुछ अलग अलग सब्जियां या चटनी बनाने में यूज़ करते हैं या पराठे बनाते हैं, वो सब भी होनी चाहिए। बथुआ आराम से ट्रे में उगा सकते हैं। तो किसी भी तरह की सब्जी आप अगर यदि प्रॉपर साइज का आपका ट्रे है तो उगा सकते हैं। तो इनमें एक खास बात आपको ध्यान में देना है कि सारी जितनी भी पौध है उसको एक साथ नहीं लगानी है। जैसे फूल गोभी है, हमारे यहाँ देख रहे होंगे इस ट्रे में फूल गोभी कटकर खत्म हो गई है, अगली ट्रे में फूल गोभी तैयार है, पीछे कुछ तैयार होने वाली हैं। इनमें अभी 15 से 20 दिन बाद फूल निकलेंगे। इस तरह से हमारी परिवार की आवश्यकता अनुसार लगातार इसका निकलना जारी रहेगा। यदि आप सारी पौध को एक साथ लगा दोगे तो ये होगा कि सारी एक समय पर तैयार हो जाएंगी और तैयार होकर खराब हो जाएंगी। उनकी सेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि उनको एक नियमित अंतराल पर लगाना है। जैसे थोड़ी 4-6 फूल गोभी आज लगा दिया, एक हफ्ते बाद फिर 4-6 फूल गोभी लगा दिया, फिर अगले ट्रे में आपने 6 फूल गोभी लगा दिया। इस तरह से आप अगर सीजन भर लगाएंगे रबी सीजन में तो आपको लगातार सब्जियों की उपलब्धता होती रहेगी। फूल गोभी या कोल क्रॉप कहें तो इनमें एक विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि इनकी कुछ प्रजातियां अगेती होती हैं, कुछ मीडियम वाली होती हैं और कुछ लेट वाली होती हैं। उनको विशेष रूप से उसी समय लगाना चाहिए जब वो रिकमेंडेड होती हैं, अन्यथा उनमें फूल जल्दी आ जाएगा या फूल बड़ा होगा या छोटा होगा, कई तरह की व्याधियां आ जाती हैं। तो जिनका जो समय है कोल क्रॉप का लगाने पर उसी समय लगाएं तो हमें अच्छी उपज और अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ब्रोकली आज की डेट में आप देखते हैं कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं, तो आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं। और इसमें भी वही सावधानी रखनी है कि आपको 4-6 ब्रोकली आज लगा दें, 4-6 8 से 10 दिन बाद, फिर 4-6 8 से 10 दिन बाद, इस तरह से पूरे सीजन भर लगाते जाएं और आपको पूरे सीजन भर इसकी उपलब्धता रहेगी। एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितना ट्रे आपको चाहिए जिसमें परिवार की साल भर सब्जियां पूरी होती रहें। तो मैं अपने परिवार की बता देता हूँ। हम लोग 4 मेंबर लगातार रहते हैं। हमारे पास 35 के आसपास ट्रे हैं। 35 ट्रे में लगभग 3 कुंटल सब्जी हम वर्ष भर में पैदा कर लेते हैं और वो लगभग हमारी टोटल जो सब्जी की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 60% है। हम केवल बाजार से आलू, प्याज और हरी मटर, हालांकि वो भी ट्रे में पैदा करी जा सकती हैं, पर उसके लिए नंबर ऑफ ट्रे बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी, तो उसको हम बाजार से ले लेते हैं। और हरी सब्जियां खासकर जो आप देख रहे हैं जिनको हरी सब्जियां बोलते हैं, इनको हम बाजार से नहीं लेते हैं, अपने घर पर ही पैदा कर लेते हैं। इनके अलावा जब जो जायद सीजन होती है, रबी के बाद जस्ट जायद सीजन आती है, इसका फरवरी मार्च से शुरू होकर मई जून तक चलती है। इस दौरान गर्मियों में उगने वाली सब्जियां जैसे बेल वाली सब्जियां हो गई, कुकुर बीट्स मुख्य सब्जियां हैं, जिसमें लौकी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गया, करेला हो गया, चिचिंडा हो गया, और जो भी आपकी पसंद की, तोरी में भी 2 वैरायटी हैं, एक धारीदार तोरी है, एक चिकनी तोरी है। तो जो भी आपकी पसंद है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। वहाँ पर विशेष ध्यान दें, ट्रे का साइज बड़ा रखें, अन्यथा जो बेल आपकी फैलेगी वो इतना पानी उड़ाएगी कि ट्रे से सप्लाई नहीं हो पाएगी। इनके अलावा भिंडी है और जायद में आप धनिया भी, पालक भी आराम से उगा सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं और गर्मियों की अन्य सब्जियां भी ले सकते हैं। और उसके बाद जायद के बाद खरीफ सीजन आता है। खरीफ सीजन मई जून से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक जाता है। इस दौरान भी लगभग वही सब्जियां गर्मियों वाली जो कि आपने जायद में लिया था, लौकी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गया, पालक भी आराम से छत पर उग जाएगी, और भिंडी हो गई। भिंडी हमारे सामान्यतया गर्मियों के दिन में लगातार हम भिंडी प्रयोग करते रहते हैं। बैगन और मिर्च 2 ऐसी सब्जियां हैं जो कि वर्ष भर होती रहती हैं। तो आपकी कम से कम 1-2 ट्रे में बैगन और मिर्च जो है, 1-2 ट्रे में अगर आपने बैगन लगा दिया है और मिर्च लगा दिया है तो वर्ष भर मिर्च और बैगन की सप्लाई उन्हीं 2 ट्रे के माध्यम से होती रहेगी। बाकी आपकी जितनी, जैसे हमारे परिवार में गोभी सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है, तो हम गोभी पर लगभग 5-6 ट्रे लगातार इंगेज रखते हैं। एक में तैयार हो रही होती है, एक में तैयार होने की पोजीशन में होती है, एक में नई गोभी लगी होती है और एक में मिडिल स्टेज की होती है। इस तरह से हम शेड्यूलिंग इनका करते हैं। उसी तरह से ब्रोकली का भी करते हैं। ब्रोकली की भी कंजम्पशन हमारे पास गोभी के बाद दूसरे स्थान पर है। तो हमारी इस वाली ट्रे में ब्रोकली लगभग फूल निकलना शुरू हो गए हैं। पीछे कुछ ट्रे हैं जिनमें अभी मीडियम स्टेज की है और पीछे कुछ ट्रे हैं जिनमें अभी ताजी की ताजी लगी है। इसके अलावा पक चोई और लेट्यूस
सब्जियां हैं जिनको कि आप साग बनाने में ऐसे सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। आप मूली भी लगा सकते हैं आराम से, लहसुन और प्याज भी लगा सकते हैं। इनके पत्ते चटनी बनाने के लिए और ऐसे खाने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। इनके अलावा यदि आपको चुकंदर पसंद है तो आप चुकंदर भी लगा लें। हर तरह की सब्जी हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है और ट्रे का साइज प्रॉपर है, तो आप हर तरह की सब्जियां ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम इनको शेड्यूलिंग करते हैं सब्जियों का रबी खरीफ जायद में, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक सब्जियों को अपने उसमें शेड्यूल में शामिल करें ताकि आपको एक संतुलित मात्रा में आपके परिवार के पोषण के लिए सब्जियां गार्डनिंग करते समय हम क्या क्या प्रबंधन करेंगे और विशेष सावधानियां क्या रखते हैं। तो रूफ टॉप गार्डनिंग में जब प्रबंधन की बात आती है, 3 चीज़ें मुख्य रूप से प्रबंधन के हैं। एक तो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि पोषण प्रबंधन कैसे करें। दूसरा है वाटर मैनेजमेंट, जो पानी का प्रबंधन कैसे करें। तीसरा आता है नासी जीव प्रबंधन, जिसमें कि पेस्ट एंड डिजीजेज आती हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि रूफ टॉप में चूंकि छत के ऊपर है, मिट्टी से इसका संपर्क नहीं है, तो बहुत सारे कीट एवं व्याधियों की पहुँच यहाँ तक नहीं होती है। तो आपकी रूफ टॉप गार्डनिंग में जो भी आप सब्जियाँ उगाते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं लगते। हम आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यदि आपका लक्ष्य है ऑर्गेनिक सब्जी उगाना, तब आपके लिए गोबर की खाद, केंचुआ खाद और खलियां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। एक जो इतनी बड़ी ट्रे है, 3 बाई 1.5 बाई 3 फीट लंबी, 1.5 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी है, जिसमें कि लगभग 100 किलो के आसपास की मिट्टी है और जिसमें हमने 6 फूल गोभी लगा रखी हैं। इसमें शुरुआत में 1 किलो गोबर की खाद पड़ेगी। उसके बाद हर 15 से 20 दिन के बाद चाहे तो आधा किलो वर्मी कंपोस्ट डाल दें या 100-150 ग्राम खली का पाउडर डाल दें। तो इस तरह से अगर आप अल्टरनेट करके करेंगे, बुआई के जब आप पौध का रोपण कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम गोबर की खाद डाल दें। उसके 10 दिन बाद आधा किलो केंचुआ खाद डाल दें। अब उसके 10 दिन बाद 100 से 150 ग्राम खली डाल दें। फिर उसके बाद अगेन आप फिर 15 दिन बाद 1 किलो गोबर की खाद और उसके 10 दिन बाद जो केंचुआ खाद है आधा किलो और खली 100 से 150 ग्राम डाल दें। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट देने पर ऑर्गेनिक तरीके से लगातार उसकी पोषण की आवश्यकता पूरी रहती पौधे की और समय पर और अच्छी उपज मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा विशेष प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो पौधे की पानी की आवश्यकता है इसी ट्रेस में ही कन्फाइंड है। इसमें जितना पानी रहेगा उसी से लेता रहेगा, उसी के सोल्यूशन के माध्यम से न्यूट्रिएंट लेता है। बहुत सारा पानी ये धूप में उड़ाता है, तो उसकी सारी आवश्यकता उसी से पूरी होनी है। तो आपको इसको सुबह और शाम ऑब्जर्व करना है। यदि अगर लग रहा पौधे मुरझा रहे हों तो आप पानी डाल दें, अन्यथा सुबह गर्मियों के दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है। यदि जैसे लौकी की बेल बहुत बढ़ गई है तो इसमें 3 टाइम पानी डालना होगा। आजकल ठंडियों का दिन है तो आपको केवल एक बार आप इसमें पानी देंगे तो आराम से इसका वाटर मैनेजमेंट हो जाता है। इतनी बड़ी ट्रे में लगभग 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन। बरसात के सीजन में जब बारिश हो रही होती है लगातार, तो आप उसको आराम से सुबह शाम देखते रहिए। यदि आपकी मिट्टी गीली है तो बिल्कुल पानी न दें। जिस दिन तेज धूप होती है और बादल छट गए हैं, पानी नहीं बरस रहा है और लग रहा है कि मिट्टी गीली सूख रही है, तब आप पानी दें। तो बरसात के दिनों में डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन वाटर का मैनेजमेंट करें। गर्मियों में आपको सुबह शाम तो देना ही है, यदि आवश्यकता पड़े तो दोपहर को भी दे दीजिए। ठंडियों के दिन में केवल एक बार पानी देने से आपके पौधों की पानी की आवश्यकता पूरी होती है। कि मैंने पहले बताया कि कीड़े और बीमारियां थोड़ा कम मात्रा में लगते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जब आपको जमीन पर पालक और धनिया जैसी फसलें आप अक्टूबर के महीने में सितंबर में नीचे नहीं लगा पा रहे हो, यहाँ सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि नीचे डैम्पिंग ऑफ लग जाता है और यहाँ ट्रे में डैम्पिंग ऑफ नहीं लगता है। तो हमारी बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर नहीं लगती। फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि कुछ छोटे छोटे कीड़े रखते हैं और वो वायरस फैलाते हैं, तो उन कीड़ों का प्रबंधन करना जरूरी रहता है। तो एक तो आपको फुहारे से अगर पानी दे रहे हैं तो उसी से बहुत सारे मैनेज हो जाते हैं। इनके अलावा भी यदि आपके पास कुछ बायोपेस्टिसाइड हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, थोड़ा बहुत आप इसमें जब गोबर की खाद अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ डाल दीजिए ट्रे में। तो नीचे जो जड़ों से होने वाले ऊठा या अन्य सॉइल बार्न डिजीजेज हैं उनका मैनेजमेंट हो जाएगा। कीड़ों के लिए चिली गार्लिक एक्सट्रैक्ट, जो घर पे आराम से आपके पास लहसुन रहता है, अदरक रहता है, मिर्च रहता है, इनका यदि आप 50-50 ग्राम मात्रा अच्छे से मिक्सी करके 1 लीटर घोल बना लें और उसका लगभग 3% सोल्यूशन आप लेके प्रत्येक पौधे पर, चाहे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इन सब्जियों पर बीच बीच में स्प्रे करते रहें तो आराम से कीड़ों का प्रबंधन हो जाए। इसके अलावा जैसे आपने कुछ पूछा
पूछा था कि विशेष सावधानियां रखनी है, तो विशेष सावधानियां हम यही कहेंगे। ट्रे का साइज प्रॉपर होना चाहिए, सफिशिएंट मिट्टी होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट खासकर गर्मियों के और बरसात के दिनों में प्रॉपर होना चाहिए, पोषण प्रबंधन बहुत अच्छा जरूरी है। कई बार हमारे जो रूफटॉप गार्डनिंग करने वाले भाई लोग अच्छे से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो उतनी उपज नहीं मिल पाती। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा उपज के बारे में बता देना चाहता हूँ कि रूफटॉप गार्डनिंग में लगभग 6 गुना ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अगर आपको प्रति हेक्टेयर 500 कुंटल की पैदावार नीचे जमीन पर हो रही है, तो रूफटॉप गार्डनिंग में हमने ये पाया है पिछले 4-5 साल के अनुभव के हिसाब से कि 3000 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज इस पे मिल जाती है, लगभग 6 गुना ज़्यादा। तो 6 गुना प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने से, स्पेस का प्रॉपर यूज करने से, सही वैरायटी सही समय पर लगाने से, ये सब अच्छा प्रबंधन करने पर हमें उपज भी अच्छी उपज मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया और पूरे विस्तार में वैज्ञानिक तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार से हम छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने डिटेल से चर्चा की कि किस प्रकार से हम छत पर अपनी सब्जियां उगा सकते हैं और अपने परिवार की सब्जियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, जो उपयोगी होगा किसान भाइयों के लिए, आम जन के लिए, कृषि सोच से जुड़े छात्रों के लिए और कृषि सोच से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।